अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। अब उनकी कमेंट्री बंद हो जाए, उनकी कमेंट्री बंद। राजेश जी आप बैठिए। राजेश जी आप बैठिए। अब आप वरिष्ठ सदस्य अगर वो भी बोल देंगे तो फिर बचा क्या? अभी तो बहुत कुछ बोले, अब इसके बाद अगर वो भी आप कह देंगे तो मैं समझता हूं कि संसदीय कुछ परंपराएं हैं, हम लोग इसका उल्लेख नहीं करते जिसका आपने उल्लेख किया है, और आपसे अपेक्षा करेंगे। धन्यवाद आपको। अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आप हाँ भाई, तो हम तो आपका ये सभी की कलई खुल जाती है इस तरह से। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा, मतलब इन्होंने केवल उत्तराखंड की बात नहीं की है, केंद्रीय हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय राज्यों के संतुलित एवं चौमुखी विकास हेतु विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उसके क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए केंद्रीय हिमालय राज्य विकास परिषद नामक एक परिषद की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। अधिष्ठाता महोदय, पिछले सत्र में भी आपने उस समय एक मंत्रालय की मांग की थी, और उस समय भी आपने अवसर दिया था कि निशंक जी ने भी और हम सब लोगों ने, आपने भी हिस्सा लिया था उस डिबेट में, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय था। और आज उनका तात्पर्य केवल यह है, मैं समझता हूं कि एक मंत्रालय के गठन में निश्चित तौर से बहुत सी चीजें होती हैं और उसमें एक समय लग सकता है, उसकी एक प्रक्रिया हो सकती है। तो हम ये चाहते थे कि जो ये निशंक जी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है, यह कि कम से कम तब तक एक हिमालय के लिए, सारे हिमालय क्षेत्र के आने वाले उस इलाके के विकास के लिए, प्रबंधन के लिए, उन विषयों के लिए जिसकी तरफ माननीय सदस्यों ने चिंता की है, कि एक कम से कम उस तरीके का एक हिल काउंसिल या विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। माननीय, ये केवल एक राज्य का सवाल नहीं है। आज इस हिमालय क्षेत्र में जो राज्य आते हैं, इसमें 11 राज्य आते हैं। उत्तराखंड आता है, हिमाचल आता है, असम आता है, जम्मू कश्मीर आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, अरुणाचल आता है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो आज 11 राज्यों में जिस तरह से आप देख रहे हैं मौसम में परिवर्तन हो रहा है, केदारनाथ की त्रासदी हुई, उस त्रासदी से न केवल हम मर्माहत हुए, न केवल देश के लोग, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने ये देखा कि केदारनाथ में आखिर इसके कौन से कारण हैं। आज ये सवाल नहीं कि हम इस पे उन कारणों के संबंध में कोई आरोप प्रत्यारोप या कोई राजनीतिक बात करें, लेकिन निश्चित तौर से वो एक ऐसी त्रासदी है जिसकी टीस आज भी है। शायद आज भी जो दीवारों पे इबारत लिखी गई है, उस दिल का आज भी वो दर्द का मर्म नहीं जा रहा। तो इसलिए उस घटना को अभी हम भूल भी नहीं पाए थे कि जिस तरीके से उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर की त्रासदी हुई, ये तो शायद अकल्पनीय थी कि क्या उस श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, उस श्रीनगर में लोग अचानक अपने घरों में कैद हो जाएंगे, सचिवालय बंद हो जाएगा, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी, राज्य सरकार। मैं समझता हूं कि शायद केंद्र की परिस्थितियां, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया, नहीं तो लगता था कि जम्मू कश्मीर के साथ उस बाढ़ में जो त्रासदी हुई और जिस तरह से प्रकृति ने खिलवाड़ करना शुरू किया था, लगता था हजारों जन धन की हानि हो जाएगी। और वो आर्मी के लोग, वो हमारे बहादुर सैनिक, और जिस तरह से केंद्र का प्रबंधन हुआ, अधिकारियों को एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बैठाई गई, मिनिस्टर्स भेजा गया, मैं समझता हूं निश्चित तौर से प्रबंधन को आज पूरा जम्मू कश्मीर के लोग आज उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, आज वहां की जनता प्रशंसा कर रही है। जिनके मन में यह धारणा पिछले वर्षों में थी कि शायद जम्मू कश्मीर के साथ पूरे देश का एक अलग भेदभाव होता है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक अलगाववाद की भावना भी पैदा हो रही थी, लोगों के मन में कहीं ना कहीं दूसरे लोग, सीमा पार के लोग एक्सप्लॉइट करने में भी कामयाब हो रहे थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो निश्चित तौर से उस त्रासदी में, श्रीनगर की, जम्मू कश्मीर की बाढ़ की त्रासदी में केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। आज उसका नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के एक एक दिल में भारत के प्रति प्रेम है और भारत के साथ एक अटूट रिश्ता जुड़ा है। तो इसलिए लेकिन उसके साथ इस, अगर हम विषय को देखें तो उसके सापेक्ष आप ये देखेंगे कि इसके पहले केदारनाथ की त्रासदी हुई, आज जम्मू कश्मीर की त्रासदी हुई। कल अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति, जिन मैंने 11 राज्यों का उल्लेख किया, उन किन्हीं राज्यों में अगर ये घटना फिर घटित होती तो कब तक हम इस त्रासदी को देखते रहेंगे? क्योंकि ये एरिया कोई छोटा नहीं है, ये जो पूरे 11 राज्यों का
क्षेत्रफल है ये 5,93,000 वर्ग किलोमीटर है। तो स्वाभाविक है कि एक देश का बहुत बड़ा हिस्सा 5,93,000 वर्ग किलोमीटर में रहता है, जहां कहीं घनघोर जंगल हैं, तो कहीं गगनचुंबी पहाड़ियां हैं, कहीं ताल हैं, हैं, कहीं नदियां हैं। और इस तरीके से जितनी कठिन जिंदगी है उस हिमालय पे रहने वाले आप सब लोग, हम सब लोगों को मौका मिला है, चाहे अरुणाचल हो, मेघालय हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, उन सब के इलाके में हम लोगों ने देखा है, ट्रैकिंग किया है हम लोगों ने। और जिस तरीके से मैं समझता हूं, मैं तो खुद मनाली के कैंप में रहा हूं, ट्रैकिंग कैंप में रहा हूं एनसीसी के, और उस ट्रैकिंग में मैंने माउंटेनिंग भी किया है। उसमें मैं समझ सकता हूं कि यहां से बैठ के हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे अनुराग भाई उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं निश्चित तौर से। तो आज कहीं न कहीं इन राज्यों की, जिसकी जनगणना 2011 की जनगणना से देखें तो लगभग 7.5 करोड़ की आबादी है। तो 7.5 करोड़ की आबादी में जो आज 3-4 चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, एक तरफ केवल भारत नहीं चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, पूरी दुनिया कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के चिंतित है। पूरी दुनिया में जिस तरीके से इकोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु मंडल में परिवर्तन हो रहा, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के परिणाम आप देख रहे हैं। आज वो परिणाम निश्चित कहीं न कहीं लोगों के मानव जीवन के लिए कहीं न कहीं आत्मघाती हो रहा है। तो इस तरीके की स्थिति, आज जिस तरीके से ग्लेशियर्स वहां पिघल रहे हैं, जिस तरीके से वनों के अवैध कटान हो रहे हैं, आपने देखा कि इस बात की चिंता आप खुद 20 वर्ष तक उस विधानसभा में आप करते थे, हम भी करते थे, लेकिन आज उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उन वनों के कटान से, या जब हम जो आच्छादित जितना होना चाहिए, आज 33% भूभाग पे निश्चित तौर से वन होगा, तभी हम पर्यावरण का संतुलन कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, तो अब उस सवाल पे वक्त आ गया है कि हम आज वहां पे विकास के सवाल हो, जिस तरीके से वन अधिनियम 1980 आ गया है, उसके कारण कितना निर्माण कार्यों में वहां कठिनाई आ रही है। आज सड़क हो, आप जो सूखी लकड़ियां हो, वहां के लोग नहीं उठा सकते। आप देखते हैं जितने हमारे नेशनल फॉरेस्ट हमारे वो हैं, राजा जी पार्क हो, उनको जो पुराने लोग थे वहां, थारू बुक्सा या जो उस तरीके से पहाड़ी जातियां थी, जनजातियां थी, उनके जो अधिकार थे आज वो अधिकार भी नहीं रह गए। आज स्थिति यह है कि एक गांव में अगर कोई छोटी सी पेयजल योजना बनानी हो, गांव का रास्ता बनाना हो, तो वो भी सवाल इसलिए कि जो हमारा वन अधिनियम 1980 है उसके कारण हम नहीं हो पा रहे हैं। और जबकि आज स्थिति क्या हो रही कि आज उन राज्यों में पलायन हो रहा है, उन राज्यों का नौजवान वहां से निकल रहा है। आप यकीन कर लीजिए कि अगर आज उत्तराखंड हो, यहां तक कि नेपाल हो, पूरी ये राज्य, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, आज मनी ऑर्डर इकोनॉमी से चल रही है। वहां समय, क्योंकि दूसरा भी एक विषय आना है, तो अभी तो और आप सहमत होंगे। तो हम 10 मिनट का समय रखा था, वो 10 मिनट पूरे होने वाले, 1 मिनट में बात समाप्त कर दें। तो अभी हमने शुरू किया तो भूमिका बना रहा। और मानवर, मैं अब क्या कहूं, आपका आदेश पालन करूंगा, लेकिन आज उन हिमालय के जो क्षेत्र के विकास की बात कही है और जिसकी पीड़ा हमारे निशंक जी ने कही है, उसका हर तरह से महत्व है। जहां हमने कहा कि उसका सामाजिक, उसका सामरिक दृष्टि से आज चाइना का जिस तरीके से कर्षण हो रहा, लगातार 350 किलोमीटर चाइना का एरिया खाली उत्तराखंड से मिलता है। और हमारे पूरे बॉर्डर्स को अगर देख लिया जाए तो म्यांमार से लेकर के, नेपाल से लेकर के चाइना से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे मिलता है। तो एक तरफ इन राज्यों में केवल राज्य की आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि देश के साथ जो हमारी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी हुई हैं, तो निश्चित तौर से सामरिक दृष्टिकोण से हमारे लिए वो भी महत्वपूर्ण है। जहां तक इन राज्यों में चारों धाम की यात्रा है, ये ऐसा भी नहीं कि अगर उत्तराखंड है तो वो अलग थलग केवल उत्तराखंड के लोगों का जीवन वहां महदूद है, पूरे देश के लोगों का आस्था और विश्वास का केंद्र। अब कंक्लूड कर दें आप। मैं आपका आदेश पालन करूंगा। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि आज निश्चित तौर से वहां पे चारों धाम की यात्रा हो। और या पर्यटन की बात जब हम कह रहे हैं, अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी नेपाल गए और वहां की संविधान सभा में उन्होंने कहा कि हम लोगों को मिलकर के साथ साथ पढ़ना है, सामंजस्य के साथ करना है। और सबसे ज्यादा उन्होंने कनेक्टिविटी की बात की, नेपाल के साथ भारत की आवागमन की बात की। तो आज स्वाभाविक है कि पर्यटन के क्षेत्र में, मैं उस पर बहुत रोशनी नहीं डालने जा रहा हूं क्योंकि आपका आदेश से कंक्लूड करूं, लेकिन पर्यटन की ही अब संभावनाएं
इस देश की इकोनॉमी के लिए भी है, हमारे नेपाल के लिए भी है और ये पूरे हिमालयन रेंज के लिए है। तो मैं समझता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं कि इसके लिए तो अगर आप समय और हम लोगों को दें तो स्वाभाविक है कि आप अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर से पूर्वज भी अस्कोट के थे और इसलिए हमारी भावनाएं जुड़ी हैं और वो आप समझते हैं कि वो देवभूमि है और स्वर्ग के समान है, जो कहीं न कहीं आज माननीय सभापति जी प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो निश्चित तौर से इस पे सरकार विचार करे। मैं इसी शब्दों के साथ आपका धन्यवाद देता हूं और 10 मिनट का समय शर्मा जी।